शहनामा.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मथुरा की शाही मस्जिद और मंदिर की, और बात करेंगे उस ट्वीट को लेकर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य ने किया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। आज हमारे पैनल में मोहतरमा ताहिरा हसन हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोशल एनालिस्ट और एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शबात हुसैन विजेता हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राइटर डायरेक्टर एस.एन. लाल हैं। आज हम ये भी मालूम करेंगे कि क्या ये जो शोशा इस वक्त छोड़ा गया है, क्या इसका असर इलेक्शन पर होगा और ये क्यों जरूरत आन पड़ी इस वक्त। शुरुआत हम करेंगे शबात हुसैन विजेता से। ऐसे मौके पर जब इलेक्शन की तैयारी है और हालात ठीक नहीं है, सियासी भी और समाजी भी, और बीमारी एक तरफ चल रही है, ये केशव मौर्य ने जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये शोशा छोड़ दिया कि अब तैयारी जो है वो मथुरा की जो मस्जिद और उसको लेने की है और वहां मंदिर बनने की बात है। ये उन्होंने ट्वीट किया, बाद में उन्होंने अखबार वालों को बयान भी दिया, और आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदा उन अखबारात का डिस्प्ले किया जिसमें उनकी ये खबर छपी थी। हुसैन असर साहब, दिक्कत ये है कि जो सरकारें 5 साल लगातार काम करती हैं, वो वोट देने के लिए अपने काम के उस पर निकलती हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 5 साल तक हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यही करते रहे ये लोग। अब एग्जाम का टाइम आ गया है, और ये हमेशा होता आया है कि जो बच्चा पूरे साल तैयारी नहीं करता है, वो एग्जाम के टाइम अगर एक रात में चाहता है कि हम तैयारी करके सुबह एग्जाम दे लेंगे, तो वो इसी तरह की हरकतें करता है, जिसकी कम से कम गवर्नमेंट से और इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए केशव प्रसाद मौर्य से उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो इस तरह की बात करेंगे। लेकिन टाइम इलेक्शन का आ गया है, वक्त बहुत कम बचा है, काम गिनाने के लिए कुछ है नहीं। सिर्फ अयोध्या पर कई इलेक्शन लड़े जा चुके हैं, तो अब 2 चीजें बचती हैं, एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, दूसरा मथुरा। मथुरा और काशी, इन दोनों के लिए उपासना स्थल अधिनियम 1991 बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अयोध्या को छोड़कर देश में किसी भी धर्म स्थल का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। जैसा 1947 में था उसको बरकरार रखा जाएगा। लेकिन सही है, 1991 में यह अधिनियम बनाया गया, 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। उसके बाद फिर इन्होंने अपने तरीके से मस्जिद तोड़ने के बाद कानून को ध्वस्त करते हुए मंदिर बनाने का आदेश करवा लिया। जो उसमें जिम्मेदार थे उन सबको बरी कर दिया गया। इतने सब तक पर भी सब्र किया जा सकता था, क्योंकि एक अधिनियम बन गया था कि अब बाकी मस्जिदों पर नजर नहीं डालेंगे। लेकिन जैसे ही मंदिर बनना शुरू हुआ, वैसे ही इनकी निगाह काशी मथुरा की तरफ दौड़ने लगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जब मंदिर तैयार हो जाएगा, तब किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दे पर लोगों को बांटेंगे, किस मुद्दे पर नफरत फैलाएंगे। तो इन्होंने काशी का मामला उठाया, वो मामला कोर्ट में जा चुका है। अधिनियम बन जाने के बाद भी ये काशी लेना चाहते हैं, अधिनियम बन जाने के बाद भी ये मथुरा लेना चाहते हैं। मथुरा का मामला कोर्ट में है। उसके बाद भी इन्होंने ये कहा कि अयोध्या में काम जारी है और मथुरा की तैयारी है। जी, ये बताइए कि 50 की दहाई में दोनों पार्टीज में एग्रीमेंट एक हुआ था जी, और उसके सीमाएं बांध दी गई थी कि आप ये यहाँ रख के रहेंगे और आप वहां तक रहेंगे। लेकिन अब ये जो फरीक हैं, श्री कृष्ण भक्त हैं, इनका ये कहना है कि हम उस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। तो ये वही बात की कि जो जिस तरह से अयोध्या के मामले में की गई थी कि वायलेशन किया उन्होंने, जो अनुबंध हुए थे या जो अदालत की
ने जो फैसले किए तो क्या यहाँ मथुरा में भी यही उन्हीं ने किया है। तो क्या ये समझा जाए कि ये एक लंबी लड़ाई फिर शुरू होने वाली हैगी और कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो सकेगी? जिस तरीके से उन्होंने इनकार कर दिया है कि जो एग्रीमेंट 50 साल पहले हुए थे हम उसको नहीं मानते हैं। जी नहीं, उस एग्रीमेंट के बाद ही तो इन्होंने मंदिर बनाया था मथुरा में। वो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के उस पर ही इन्होंने मंदिर बनाया था। नहीं वो ठीक है, मंदिर बनाने के बाद भी इनकी निगाहें जो थी वो मस्जिद पर ही लगी हुई थी, लेकिन वो तो वो मस्जिद ठीक ले नहीं पा रहे थे, इसलिए कि एक अधिनियम भी बन गया था, एक कानून भी तैयार हो गया था, वो उसको ले नहीं पा रहे थे। अब अयोध्या का मामला इन्होंने देखने के बाद इन्होंने ये समझ लिया है कि जिसके पीछे भीड़ है वो जो चाहे कर सकता है। जिस तरह उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद ली, वो भीड़ तंत्र था। अब वही काम ये काशी में करना चाहते हैं, वही काम ये मथुरा में करना चाहते हैं। ये कानून के राज की बात करते हैं, लेकिन कानून का राज स्थापित नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो 2017 में जब गवर्नमेंट बनी थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर आए थे, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि अब आपकी सरकार बन गई है, अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की क्या पोजीशन होगी? तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम चुनाव जीतकर आए हैं जिस नारे पर कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, इसी पर हम सरकार चलाएंगे। तो एक ये उम्मीद बंधी थी कि शायद ये सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वोट किसने दिया, किसने सरकार बनाई, ये दूसरा मामला है, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री होता है, सरकार सबकी सरकार होती है। सरकार किसी एक खास मजहब की सरकार नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से ये सरकार को चला रहे हैं और जिस तरह से मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने सीएए और एनआरसी को लेकर आंदोलन में मुसलमानों को बेइज्जत करने की कोशिश की है, उससे यही लगता है कि ये हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और जिन्ना इन्हीं के नाम पर चुनाव कराते रहना चाहते हैं और जीतते रहना चाहते हैं। इनको पब्लिक के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। सही कहा आपने। हम मोहतरमा ताहिरा हसन साहिबा से ये पूछना चाहते हैं कि ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने शोशा छोड़ा हैगा, तो क्या ये जो इनफाइटिंग है सरकार में और पार्टी में, यानी केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में, ये उनसे ज्यादा आगे बढ़ गए की कोशिश कर रहे हैं मौर्य, या कुछ और है इसके पीछे? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो रिफ्ट है चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बिल्कुल साफ है और कई बार ये उभर के सामने आ भी चुकी है। तो उसमें ये अपने नंबरों के बढ़ाने के लिए खास करके उन्होंने 2 कदम और आगे जाकर ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन बात ये है कि क्या नंबर बढ़ाने में दिया या उस रिफ्ट को लेके दिया, ये एक अलग बात है। बात ये कि इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे है वो, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इस सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, और इस सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के वो डिप्टी सीएम है, वहां पे वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। क्योंकि जो देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और बार बार कहा जाता है कानून के ऊपर कोई नहीं है। देखिए, जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का भी जो पूरा एपिसोड है, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहती, एक लंबा एपिसोड है वो, उसमें भी क्या पूरा कानून को बलाए ताक रखा गया। यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इसके बाद ये तय हुआ था कि अब इस तरह का कोई भी वो नहीं होगा। और जो बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद जो मंदिर बना, उसका जजमेंट भी कोर्ट से आया था। तो अभी जब मथुरा का केस पेंडिंग है कोर्ट में, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये डिप्टी सीएम को ये साफ करना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामने आके बताएं कि वो एक जिम्मेदार पोस्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं जब वो अपना पद ग्रहण करते हैं। तो इस समय उन्होंने इस तरह की बात कहने का उनका क्या मकसद है? सिर्फ पोलराइजेशन है कि जितना मैक्सिमम पोलराइजेशन हो, बात आम आदमी के मुद्दों पे हो ही नहीं रही है, बात महंगाई पे हो ही नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात अफसर भाई जो तकलीफ की बात है कि सेकुलर पार्टियां भी अब जाके थोड़ा उन्होंने तमाम आम जन के मुद्दों को उठाना शुरू किया है, वरना वो भी उसी पिच पे खेल रहे थे जो पिच बीजेपी ने तैयार की थी।
मोस्टली वो उसी पे धर्म की राजनीति को कोशिश कर रहे थे कि हम आगे बढ़ के कुछ और बताएं कि हम ज्यादा धार्मिक हैं, जबकि उनको समझना चाहिए कि भाई ये जब एक ओरिजिनल पार्टी है तो लोग जिसको देना होगा उसको देगा, आपको क्यों देगा डुप्लीकेट को। तो आम जन के मुद्दों को उस तरह से उठाया नहीं गया। अभी वजाद भाई कह रहे थे भीड़ तंत्र की शुरुआत ही हुई थी शाहबानो केस से कि भीड़ जमा होगी, अपनी बात मनवा लेगी, संसद में कानून बन जाएगा। तो ये मैं बार बार कहती हूँ कि गलती कहीं से भी हो, उस गलती को खड़े होकर कहने की जब जनता हिम्मत रखेगी तभी कुछ होगा। अगर आप बट जाएंगे, पार्टियों के बीच में बटे हुए रहेंगे, भक्त बने रहेंगे, कोई किसी पार्टी का, तो जनता के हित की बातें जो है वो सामने उभर के नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये बयान जो है वो ऑब्जेक्शनेबल है। इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए कि सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है वहां पर इस तरह का बयान देने की क्या मंशा थी और कैसे दिया गया, इसका जवाब देना चाहिए डिप्टी सीएम को, इसको लेना चाहिए, इनसे जवाब लेना चाहिए, क्योंकि ये बात जो है हमारे संविधान की है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की है, ये बात हमारे लोकतंत्र की है। तो इसमें यहाँ जवाब इनको देना चाहिए कि आप अपने काम करते हैं नहीं करते हैं, तो क्या आप इसका मतलब है कानून को रौंद देंगे, क्या आप इसका मतलब है संवैधानिक अधिकारों को वो कर देंगे, क्या इसका मतलब है आप अदालत को नकार देंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य को जवाब देना ये नहीं है कि आपने कुछ भी बयान दे दिया। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हम बड़े फख्र कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड चाहे वो कहा ही जाए, चाहे वो इबारत की तरह लिखी हो, कोई इबारत थोड़ी है कि आपने लिख दिया बस हम या जेब में डाल दिया। भाई इंस्टीट्यूशंस जो है वो लोकतांत्रिक होने चाहिए। तो आप भी एक बैठे हुए इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं, आप डिप्टी सीएम हैं, आपका ये बयान ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन अभी तक ना प्राइम मिनिस्टर ना उनकी कैबिनेट के किसी मेंबर ने या यूपी में या यूपी के चीफ मिनिस्टर ने किसी ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, बल्कि वो मेरे ख्याल से सब एंजॉय कर रहे हैं इस स्टेटमेंट से। और मुझे नहीं लगता कि कोई आके सामने इस बात को उनको डांट डपट उनकी करेगा, क्योंकि वहां भी इनफाइटिंग इतनी है कि अब वो उन्हीं ने कह दिया तो हम उसका प्रतिवाद नहीं करेंगे, और हमने कह दिया तो उनको प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, ये भी चल रहा है। लाल साहब ये बताइए कि ये जो जिस स्टेज पर इन लोगों ने लाके अब खड़ा कर दिया है हम लोगों को, समाज को खास करके, तो इसमें ये अब जो सूरत हाल है इसमें क्या क्या सोचते हैं आप, ये क्या होगा, क्या करना चाहिए? वैसे बहुत कुछ दोनों साहब ने बोल दिया है, लेकिन मैं बोलने में बड़ा वो हूँ, लेकिन आपकी इजाजत तो मैं बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले केशव मौर्य से किसी पत्रकार ने पूछा था कि अबकी का चुनाव किसके अंडर में होगा, कौन सर्वे सर्वा होगा, तो उन्होंने ये कहा कि अबकी चुनाव कमल के अंडर में लड़ा जाएगा, मतलब योगी जी का नाम नहीं लिया इससे। और उनकी बात से अंदाज ये जाहिर था कि दोनों में आपस में कुछ वर रही है, तो उसी अपने नंबरों को बढ़ाने के लिए ये मथुरा का उन्होंने बयान दिया है, ताकि वो आने वाले कल में शायद अपना मुख्यमंत्री कुर्सी देखना चाह रहे हैं। और जो वो चाह रहे हैं, वो सीधी सी बात है, विधानसभा चुनाव है, वो चाह रहे हैं कुछ ऐसा हो और कि ताकि जो वोट है वो पोलराइजेशन हो और उसके जरिए वो जीत सके, क्योंकि कोई मुद्दे तो बीजेपी के पास है नहीं। इससे पहले मथुरा की कौमी एकता मंच होगी 6 दिसंबर को, जिन्होंने कहा है कि मूर्ति वहां स्थापित की जाएगी, तो उसके लिए कार्रवाई की जाए, इस 53 साल के समझौता जो है उस पर अमल किया जाए, कोई ऐसी हरकत ना होने पाए। तो वहां कुछ हिंदू भी मथुरा के ऐसे हैं, जैसे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के लोगों ने भी ये बात उठाई कि ऐसा ना हो। लेकिन बीजेपी तो अपने इलेक्शन को सिर्फ वोट चाहिए है, आगे वाला इलेक्शन जीतना है, तो वो ऐसी हरकतें इसलिए कर रहे हैं कि योगी जी से इनके अपने नंबर ज्यादा बढ़े, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मतलब आपसी जो, जैसे ताहिरा जी ने कहा और देखा गया है कि आपसी थोड़ा सा वो योगी जी से 4 नंबर आगे बढ़े, मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी देखना चाह रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। शहबाज साहब ये बताइए कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, इससे टकराव या समाज में गर्मा गर्मी और एक फिजा में बोझल होने के तो चांसेस हो जाएंगे, और जाहिर है कि उससे इलेक्शन जीता या हारा तो जा सकता है, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के और पेंडेमिक की वजह से और जो आर्थिक स्थितियां हैं, तो उसमें ये कहाँ से इतना फिजिबल होगा और कैसे इनको रोका जाएगा, और कानून भी कितनी इनकी मदद करेगा या नहीं करेगा। लेकिन पार्टी के लेवल पर अभी तक बिल्कुल खामोशी है। तो ये खामोशी क्या ये मिली भगत है कि या
या आपसी राइवलरी की वजह से एक दूसरे को नहीं कंडेम कर रहे हैं? नहीं, ये खामोशी नहीं है, ये इंतजार किया जा रहा है कि इस पर लोग रिएक्ट कैसे करते हैं। ये खामोशी नहीं है, ये रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यही बात जो है वो वोटों को पोलराइज करने की तैयारी की तरफ को मोड़ेंगे। अभी जैसे ताहिरा हसन साहिबा बात कर रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये देश चलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही होता है सेकुलरिज्म से, और सेकुलरिज्म को इन्होंने पूरी तरह से भुला दिया है। इनका सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मुसलमान करके ही ये वोटों को ध्रुवीकरण करने की इनकी तैयारी है। और केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिक्कत ये है कि पिछला चुनाव उन्हीं को आगे रखकर लड़ा गया था, चेहरा केशव प्रसाद मौर्य थे, लेकिन लास्ट में मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिक्कत ये है कि बीच में भी इन्होंने दिक्कत पैदा की थी गवर्नमेंट में, लेकिन वो सब मामला ठीक हो गया। अब फिर इलेक्शन आ रहा है, अब इनको फिर चेहरा बनना है। अब योगी आदित्यनाथ को दिखाया जा रहा है कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। तो दिक्कत यहीं से शुरू हुई है, इसीलिए इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। मायावती बोल दी है उस पर, इंतजार किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी उस पर बोले, इंतजार किया जा रहा है कि अखिलेश यादव उस पर बोले। इनके साथ दिक्कत ये है कि इनको जो भीड़ दिख रही है अखिलेश यादव के पीछे, इनको जो भीड़ दिख रही है प्रियंका गांधी के पीछे, उससे जो बौखलाहट पैदा हुई है, उस वजह से ये मथुरा का मुद्दा उभर कर सामने आया है। क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये गवर्नमेंट बनानी है फिर से, लेकिन हमारे समीकरण बिगड़ रहे हैं। अब हिंदू मुसलमान करना फिर जरूरी हो गया है, क्योंकि काम किया नहीं है 5 साल, गड्ढे भरे नहीं है, महंगाई दूर हुई नहीं है, गरीबी गई नहीं है, वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, अस्पतालों में बिस्तर बढ़े नहीं है, बिजली सस्ती हुई नहीं है, खाने का तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल गैस सबके दाम आसमान छू रहे हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है, रो रहा है। ये इनको लग रहा है कि कोटे की दुकानों से कुछ लोगों को मुफ्त का अनाज बांटकर ये इलेक्शन जीत लेंगे। तो अब एक मुद्दा ध्रुवीकरण का भी है कि एक तरफ गरीब आदमी जो मुफ्त में अनाज पा रहा है वो इनको वोट देगा, दूसरी तरफ काशी में ये मंदिर बनाएंगे जैसे कि अयोध्या में बना रहे हैं। इस लालच के साथ हिंदुओं का वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदू बड़ा समझदार है और उसने देख लिया है कि काशी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, मथुरा इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, इसलिए वोटों का ध्रुवीकरण बहुत आसान नहीं है। लेकिन माहौल बिगड़ेगा और इससे आपसी ताल्लुकात खराब होंगे, संविधान की बेइज्जती होगी और दुनिया के सामने हमारा सर शर्म से झुकेगा। इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं। ये तो आप जो फरमा रहे हैं ये तो आवाम के सोचने की बात है, लेकिन ये कि जो खवास हैं यानी जो लीडर्स हैं वो इस लाइन पर कहाँ सोच रहे हैं कि मुल्क की बदनामी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन टूटेगा और लोगों में अविश्वास बढ़ेगा। ये तो उनकी संपत्ति ही यही है कि जिससे वो मजमे को आवाम तो देखिए इस बार आवाम जो है वो काम पर वोट देने वाला है। आवाम जो है ना भीड़ पर वोट देने वाला है, ना आवाम हिंदू मुसलमान पर वोट देने वाला है। इस बार का इलेक्शन पिछले इलेक्शन से अलग होगा, ये तो बिल्कुल तय है। जी ताहिरा साहब, ये बताइए कि ये जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो खामोश हैं, जैसा विजेता साहब ने बताया कि मायावती के बोलने का इंतजार या प्रियंका के बोलने का इंतजार या अखिलेश के बोलने का, तो ये लोग क्या हिकमत अमली या रणनीति के तौर से अभी नहीं बोल रहे हैं या ये बोलेंगे तो? जी नहीं, सेकुलर फोर्सेस को इस वक्त खामोश ही रहना चाहिए। उनके बोलने से तो उनका मुद्दा बनेगा, मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए। जी ये जो पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं अफसर भाई, उसमें अगर ये सेकुलर फोर्सेस भी बोलने लगी तो ये और मजबूती से ये जो मुद्दा है ये पूरी तरह से पोलराइज होगा। एक तरफ वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं पोलराइज करने की, एक तरफ से अभी मौर्य जी का बयान आ गया जो पूरी पोलराइजेशन को वो कर रहा है। लेकिन देखिए जनता भी, जैसा भी वजह साहब ने कहा, मैं मानती हूँ कि जनता समझदार है। इस बार जनता जो है ना, खासकर जो हमारी औरतें हैं
महिलाएं हैं, वो 1,000 का सिलेंडर ले रही हैं, बच्चों के ट्यूशन की फीस नहीं दे पा रही हैं, कितने बच्चों के ट्यूशन छूट गए हैं। इस वक्त जो क्राइसिस है, बजट फेल है, तो साइलेंट है इस वक्त हमारा वोटर, साइलेंट है, आप पता नहीं कर सकते। लोग कहते हैं जाके बात की, सर्वे किया, मैं नहीं मानती इस बार सर्वे बहुत सही होगा। वोटर बहुत सोच समझ के वोट देगा इस बार, वो बहुत झेला हुआ है इस बार का, तो वो इस बार उसकी बका का ये मामला है। आप सोचिए, एक मेहनत कश औरत की बात मैं करती हूँ जो ईटा गारा कर रही होती है, वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं डालती है, प्राइवेट स्कूल्स में डालती हैं वो भी बेचारियां, और ये जो घरों में डोमेस्टिक हेल्पर है, अब उनके बच्चों की बेटियां जो काम करती थी उनकी नौकरी स्कूल छूट गया है। मैंने देखा भी, नीचे एक बार बात किया तो उसने कहा कि नहीं अब बिटिया हमारे साथ काम कराती, और जब पेट में रोटी होगी तब तो उसके बाद पढ़ाई का सिलसिला होगा। वो भी एक बेहतर जिंदगी चाहती है, उसने भी एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब देखे हैं इस लोकतंत्र में। तो जाहिर है इस वक्त जो जनता है वो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के तमाम चीजों में पोलराइज होगी। देखिए, जो पोलराइज होने वाली, जो मैंने कहा, जो जाएगी वो एक जनता है, वो जाएगी, उसको आप लौटा नहीं सकते। लेकिन जो हमारा देश का जो एक पूरा जो सोल है ना, उसमें उसकी जो जनता के अंदर उसका पूरा एक जो जीती है हमारी जनता, तो हमारे जो लोग हैं इस देश के, वो इस सब में बंटने वाले नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि हाँ, एक बात ये भी है कि ये बहुत ही सियानी और बहुत चालाक और चतुर पार्टियां होती हैं। इनकी कानाफूसी पद्धति और रातों रात तख्ता पलट देना और रातों रात हवा बदल देना, ये भी इतिहास का पार्ट है। तो क्या उससे ये बाकी दीगर पार्टियां जो हैं सेकुलर जो कही जाती हैं, ये मुकाबला कर पाएंगी उनके जो कार्य पद्धति है? नहीं, देखिए, मैं सेकुलर पार्टी का कह रही हूँ, जैसे इस वक्त एक पार्टी है जो थोड़ा अपना जाति समीकरण बैठा के आगे चल रही है, तो मुझे लगता है कि उम्मीद है बहुत, उन्होंने बहुत समझदारी से, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार में आप बिना कास्ट की पॉलिटिक्स को समझे जीत नहीं सकते हैं, विजय पताका अपनी नहीं लहरा सकते हैं। तो ये बात तो है, लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि ये डगर पनघट की इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं मानती हूँ, लोग कह रहे हैं नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ कि वैसी डंट करने के लिए हैं अभी। जिस तरह से वो हमारे यहाँ इलिटरेट मुस्लिम्स के बीच में भाषण देते हैं जब, तो वो किस तरह से देते हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो वहां वो भी अपना काम कर रहे हैं, इधर भी एक कर रहे हैं, दोनों तरह के लोग इस तरह का कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होगा, मुझे लगता है कि और यूनाइट हो जाता लेफ्ट, ये जो है अपोजिशन, तो ज्यादा बेहतर होता। विजेता साहब, ये बताइए कि जो मुसलमानों में जो सफ़े हैं उनकी वो अभी बिल्कुल तितर-बितर हैं और कुछ समझ में लोगों की नहीं आ रहा है कि किधर जाएंगे, क्या है। आपका अपना सहाफती तजुर्बा जो है वो क्या कहता है कि ये मुसलमान जो हैं ये किसकी तरफ जाएंगे और क्या करेंगे, इनके मौलवी क्या करेंगे, खास करके जो कि सौदागर बन गए हैं वोटों के? सही बात। मुसलमान के सामने इस वक्त से दो पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टी। मुसलमानों के लिए बेहतर ये होगा कि वो कैंडिडेट देखें कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है और वो उसको वोट दें, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी होगा कुछ कहना, क्योंकि भी बहुत सारे मौलाना लोगों के बयान आएंगे। एक ये ध्रुवीकरण जैसे बीजेपी के लोग करते हैं ना, ऐसे ही ध्रुवीकरण मौलाना लोग भी करते हैं। अभी मौलाना लोगों की तरफ से बयान आएंगे, लेकिन इस बार का चुनाव जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा और वोटर बहुत होशियार है। ना इस बार वो गवर्नमेंट के कहने से वोट देगा, ना इस बार वो प्रियंका गांधी के कहने से वोट देगा, ना इस बार वो मौलाना के कहने से वोट देगा और ना वो अखिलेश यादव कहने से वोट देगा। बिल्कुल वोटर परखेगा, समझेगा, देखेगा और उसको जिधर बेहतर लगेगा उधर करेगा। अब मुसलमान वोटर वो वाला नहीं है जो 2017 में वोट दे रहा था। इस बार का वोटर अलग है और इस बार आपको रिजल्ट दूसरी तरह के दिखाई पड़ेंगे। वोटर बहुत साइलेंट है, बोल भी नहीं रहा है, इतना समझदार हो गया है। इसका लाल साहब, ये बताइए कि ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं या मुस्लिम वोट बैंक जिसको कहा जाता है, ये मौलवियों की क्या कहना मानेंगे इस इलेक्शन में,
या मौलवियों की खुद पटरी से उतर गई है गाड़ी? नहीं, हमने आपसे यही कहा कि इस बार मौलवी इस बार भी बोलेंगे, लेकिन उतना मुसलमान मौलवी के कहने से वोट देने नहीं जाएगा जैसे 2017 में गया था। जी। इस बार बहुत बदलाव आ गया है, क्योंकि बीच में जो टाइम बीता है ना, जो 1 साल का टाइम एनआरसी आंदोलन में बीता है, उसको कोई भूला नहीं है। जो कोरोना का टाइम बीता है, उसको भी कोई भूला नहीं है। जिस तरह से लोग अस्पताल में मर रहे थे और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उसको कोई भूला नहीं है। गवर्नमेंट को लगता है कि सब वक्त के साथ भूल जाते हैं, क्योंकि लौटते हुए मजदूर जब मर रहे थे, उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद भी गवर्नमेंट लौटी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि इस बार हमारे जानने वाले ही ढेर सारे लोग मरे हैं। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कोई रिश्तेदार ना मरा हो, जिसका कोई दोस्त ना मरा हो। ढेर सारे लोग के पूरे घर खत्म हो गए। तो इस बार लोग बहुत समझदारी से वोट देंगे, और इस बार किसी के कहने से कोई वोट देने नहीं जाएगा। इस बार की गवर्नमेंट बिल्कुल दूसरी तरह की गवर्नमेंट होगी। लाल साहब, ये बताइए कि क्या लोगों की जो याददाश्त है वो बहुत कमजोर होती हैगी, और ये जो कोरोना काल हुआ जिसमें मैयतें घरों में पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था और अस्पतालों में कोई तीमारदार नहीं था, एक अजीब आलम था। आप याद कीजिए पिछले 6 महीने पहले की बातें। तो क्या ये बातें लोगों को याद रहेंगी, या धर्म के नाम के ऊपर फिर वो पोलराइजेशन उनका होगा और फिर वो ठगे जाएंगे वोटर? जैसे लोगों को तो याद है कि इसमें जैसे मुसलमान वोट की बात है, मुसलमान नहीं हिंदू सभी वोट जो है उसको ये बात याद होगी और याद रखना चाहिए। सभी हिंदू लेकिन अब मुसलमान सब पुलगामा पूरे जैसी समाज कोई की घटना बात है। घट दी जाए जो पूरे देश की जी जी जी, तो पूरे सभी समाज की बात सभी है, वोट ना इस सिर्फ हिंदू की, चीजों को मुसलमान की, भाजपा क्योंकि याद करें जो जी परेशानी तो सभी ने उठाई है। नहीं भाई मैं कह रहा हूँ वोट जो है सभी लोग मतलब वोट जो है समाज में इस वक्त सोच समझ ही के देंगे, वो सही कह रहे हैं रीता भाई। लेकिन जैसे पुलगामा वाली घटना हो जाए जो देश को के सामने ला के खड़ा कर देते हैं, जिस ऐसी घटना कोई घट जाए, कोई कहा नहीं जा सकता पॉलिटिक्स में, तब भाई नहीं कहा जाता कि ये कुछ बदलाव आ जाए, वरना भी ऐसा नहीं है, सोच समझ ही के लोग वोट देंगे। चलिए, मजमूई तौर से ये बात सामने आई कि लोग इस वक्त वोटर जो हैं वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो जागृत हैं और वो गुण और दोष की बुनियाद के ऊपर वोट दे सकते हैं। अच्छे जिन्होंने काम किए हैं उनको पसंद कर सकते हैं, अच्छे उम्मीदवारों को पसंद कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल सियासत में कुछ भी हो सकता है रातों रात। जी जी हाँ, अफसर मैं ये कह रही हूँ कि जो ये पोलराइजेशन वाली बात है और मथुरा की मंदिर की बात है, तो देखिए जो हिंदू है वो ये भी समझ रहे हैं कि जो अयोध्या में भी मंदिर बना है तो वो कोर्ट से वर्डिक्ट आने के बाद बना है, तो वहां पे ये बहुत पोलराइज नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा मुझे लगता है पोलराइजेशन नहीं होगा। आम आदमी के मुद्दे, आम आदमी के जो सवाल है वो ज्यादा ऊपर होंगे। जैसे मैंने कहा, बच्चों का एजुकेशन, महंगाई, 200 रुपए सरसों का तेल, ये अहम होगा इस बार। चलिए, हम इसी उम्मीद से इस आपसी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, ताहिरा हसन साहिबा, एहसन लाल साहब। फिर इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू होगी इस मौजू पर या दीगर किसी। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। शुक्रिया।